हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल गेट मास्टरमाइंड। तो हम बार्स टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बार्स इन सीरीज एंड बार्स इन पैरेलल। बार्स के बारे में मैंने आपको आइडिया दे ही दिया था। तो मैंने एक केस आपको पढ़ाया था सबसे पहले, बार्स फिक्स्ड एट वन एंड, ठीक है। बार्स को एक एंड से फिक्स करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। कुल मिला के हमारा एम क्या है इस टॉपिक में? लोड फाइंड करना। पर्टिकुलर बार पे कितना लोड होगा। अगर पर्टिकुलर बार पे हमें लोड मिल गया तो हम उस पर स्ट्रेस निकाल लेंगे और डिफॉर्मेशन निकाल लेंगे। स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन मिलते ही हम उस बार की डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक गेट का न्यूमेरिकल कराना चाह रहा हूँ। 2003 में पूछा है, बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल पूछा। अब इसमें क्या गड़बड़ करी स्टूडेंट्स ने, देखो काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत करके आए। उसका रीज़न क्या है वो बताऊंगा अभी, ठीक है। अ बार ऑफ वेरिंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन लोडेड सिमेट्रिकली एज शोन इन फिगर। इस क्वेश्चन को देख के पहले आप खुद से ट्राई करना अभी कॉपी में, ठीक है। अभी करना ट्राई, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। लोड्स शोन आर प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ क्रॉस सेक्शन, इग्नोरिंग सेल्फ वेट, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर एनीवेयर इज। मतलब ये आपको एक डायग्राम दे दिया उसने, ये बार्स हैं। कौन सा केस है ये? कौन सा केस है? बार फिक्स्ड एट वन एंड, ठीक है। बार्स एक एंड से फिक्स है। अब ये इसने अपन को बार दे दी, इसमें ये लोड लग रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे 100 किलो न्यूटन, यहाँ पे 100 किलो न्यूटन, ये सिमेट्रिकल लोडिंग है, ठीक है। और एक 50 किलो न्यूटन यहाँ लग रहा है, इस वाली बार पे 50 किलो न्यूटन लग रहा है। अब देखो तो टोटल इसमें लोड कितना लग रहा है वो सब अभी देखेंगे। अब देखो इसमें अपन लोड निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको अपन 1 मान लेते हैं, इसको इस वाली बार को 2 मान लेते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसको 1 मान लिया बार को, इसको 2 मान लिया। अब देखो सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है? नेट लोड एक्टिंग ऑन द बार। नेट लोड एक्टिंग ऑन द बार। नेट लोड बार पे कितना लग रहा है, ठीक है। नेट लोड मतलब नेट लोड निकाल लेंगे। नेट लोड कितना लग रहा है इस पे? 100 प्लस 100 प्लस 50। तो नेट लोड कितना हो गया इस पे? टोटल इस पे लोड हो गया हमारे पास 250 किलो न्यूटन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। टोटल लोड निकाल लिया हमने, बार पे कितना है? 50 लग रहा है, प्लस 100 लग रहा है, प्लस 100 लग रहा है, 200 लग रहे हैं, सिमेट्री है। तो टोटल लोड कितना हो गया बार पे? नीचे की तरफ टोटल लोड कितना लग रहा है इस पे? 250 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है? इसके अपोजिट हम क्या अप्लाई करते हैं? सेकेंड स्टेप होता है हमारा, इस नेट लोड के अपोजिट हम फिक्स्ड एंड पे क्या करते हैं? रिएक्शन अप्लाई करते हैं। तो कितनी रिएक्शन अप्लाई कर दूं मैं? 250 किलो न्यूटन की रिएक्शन अप्लाई कर दूं, ठीक है। इस नेट लोड के अपोजिट मैंने रिएक्शन अप्लाई कर दी फिक्स्ड एंड पे, क्लियर। अब सेकंड स्टेप मेरा क्या कहता है? मुझे लोड चाहिए, मेथड ऑफ सेक्शन से मैं लोड निकाल लूंगा। तो मुझे इस पे लोड चाहिए, एक तो मुझे एक तो P1 पे लोड चाहिए और एक P2 पे लोड चाहिए। तो P1 पे लोड कितना होगा? इसका सेक्शन बना दिया। अब सेक्शन के इधर का अलजेब्रिक सम ले लो लोड का, या इधर का अलजेब्रिक सम ले लो लोड का, वो इस पर्टिकुलर बार पे लोड होगा। ये मेथड ऑफ सेक्शन में डिस्कस किया ही था। तो सेक्शन के इधर का अलजेब्रिक सम लिया अपन ने, तो वो हो गया अपना 250 किलो न्यूटन। मतलब 1 वाली बार पे कितना लोड हुआ? 250 किलो न्यूटन, ठीक है। अब 2 वाली बार पे लोड निकालना है हमें, तो इसका सेक्शन बना दिया। अब सेक्शन के इधर वाला अलजेब्रिक सम ले लो या ऊपर वाला अलजेब्रिक सम ले लो। तो अपन कहाँ का लेते हैं? जहाँ पे लोड कम होते हैं। तो अपन नीचे वाले का अलजेब्रिक सम ले लेते हैं। तो P2 पे लोड कितना आया? 50 किलो न्यूटन, क्लियर। ये मेथड ऑफ सेक्शन से मैंने लोड फाइंड किया। इस पे इस वाली बार पे भी लोड निकाल लिया, इस वाली बार पे भी लोड निकाल लिया। आई होप आपको ये लोड समझ में आया होगा। थर्ड स्टेप है अपना मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। स्ट्रेस अपन जानते क्या होता है? तो 1 वाली पे स्ट्रेस निकाल लेंगे अपन पहले। तो ये 1 वाली के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 1 वाले पे स्ट्रेस निकाला, तो लोड कितना है उस पे? 250 किलो न्यूटन है। किलो न्यूटन को किस में कन्वर्ट करेंगे? न्यूटन में। तो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। और एरिया कितना लिखेंगे? देखो अपन जो पढ़ते आ रहे हैं ना, उसमें अपन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को ही पढ़ रहे हैं। मतलब एरिया अपना उसमें कितना होगा? π/4d² होगा, जब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को ही पढ़े जा रहे हैं बार बार। उन्होंने चालाकी करी, ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जिसमें स्क्वायर क्रॉस सेक्शन डाल दिया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं? जनरली जो पढ़ाई कर रहे थे वो तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही पढ़े जा रहे थे।
तो कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, यहाँ पे सर्क्यूलर का एरिया लगा दिया, मतलब इसको मान लिया डायामीटर 100 mm है, एरिया लगा दिया π/4d², और आंसर निकल के आया और वो ऑप्शन में था। तो ये तुम्हारी साइकोलॉजी से खेल गया वो। गेट में करते क्या है वो, गेट एग्जाम इसलिए डेंजरस है, उसमें ऑप्शंस बहुत डेंजरस होते हैं, मतलब वो जो तुम गलती करने वाले हो वो गलती करते हैं पहले प्रोफेसर्स, और उस हिसाब से ऑप्शंस डिजाइन करते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स गेट में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते ज़्यादा। क्लियर? जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, जिसका बेस मजबूत है, जो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कर रहा है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं आपको मैं कि आपको ये गलतियां नहीं करनी। दीज आर ऑल सिली मिस्टेक्स, और ये सिली मिस्टेक हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाती है। तो एरिया कितना लेंगे, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो 100 × 100 लेंगे, इसको π/4d² नहीं रख के 100 × 100 रखेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कर लें, 0 से 0 गया, 25 को ऐसे रहने देते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं, 10⁻³ है, और ये कितना है, ये भी 10⁻³ है, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट गए, तो हमारे पास आया 25 Nm²। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो हमारे इस वाली बार पे स्ट्रेस आया। अब हम निकालेंगे सेकेंड वाली पे, तो इसको मैं हटा दूं यहां से। सेकेंड वाली पे देखो, सेकेंड वाली पे σ2 = P2/A2। ठीक है, अब P2 कितना है लोड, सेकेंड वाली पे लोड 50 kN, किलो न्यूटन को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, न्यूटन में, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है इसका 50, ये भी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, 50 × 50 कितना हो गया, 50 से 50 गया। ठीक है, ऊपर हमने 100 अलग कर दिया और एक 10 अलग कर दिया, 10⁻³ है ना, और नीचे 50 है, इसको इससे काट दिया 2 टाइम्स, तो कितना आ गया हमारे पास 20 Nm²। वो क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालो, कहीं भी हो, हमें पता नहीं कहाँ है, तो हमने तो दोनों पे निकाल लिया, तो हमारे पास ज्यादा किस पे आया था, 1 वाली पे। 1 वाली पे क्या आया था आंसर, 25 Nm²। तो हमारा ऑप्शन सी। काफी स्टूडेंट 30 कर गया है, काफी 20 कर गया है। ठीक है, 30 भी करके आए, जिन्होंने π/4d² रख दिया, निकाल के देख लेना, 30 आंसर आएगा। तो ये वाली ही गलती थी इसमें बहुत बड़ी। अब हम केस सेकंड पढ़ेंगे, बार्स को दोनों एंड से फिक्स करके। ठीक है, एक टॉपिक ये और पढ़ा देता हूं आपको आज। बार्स को क्या करेंगे, दोनों एंड से फिक्स करेंगे। पहले तो हम बार्स को एक ही एंड से फिक्स करके एनालिसिस कर रहे थे, अब हम बार्स को दोनों एंड से फिक्स करेंगे। तो ये वाली बार हमारी देखो दोनों एंड से फिक्स है। अब यहाँ पे एक बार तो मेरी ये हो गई 1 और एक मेरी ये हो गई 2, और AE इन दोनों का क्या दे रखा है, सेम। AE क्या होता है, AE क्या होता है, AE होता है एक्सियल रिजिडिटी, जो आपको मैंने पीछे वाली क्लास में भी समझाया था। ठीक है, एक्सियल रिजिडिटी, दोनों बार की एक्सियल रिजिडिटी क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। जितनी ज्यादा एक्सियल रिजिडिटी उतना बार में डिफॉर्मेशन कम, उतना फेलियर के चांस कम हो जाएंगे बार के। क्लियर? ये बताया था ना आपको, डेल = PL/AE। जितना ज्यादा एक्सियल रिजिडिटी उतना डिफॉर्मेशन कम, उतना ही हमारा जो बार के फेलियर के चांस हैं, चांसेस ऑफ फेलियर, बार का जो फेलियर का चांसेस है वो शुड बी लेस। जितना AE होगा उतना ही फेलियर के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा, कम से कम होगा, और डिफॉर्मेशन कम होगा तो स्ट्रेन कम होगा, स्ट्रेन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, हर चीज कम हो जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स? अब इस केस को ध्यान से समझना। इधर हमने बार्स को क्या कर दिया, दोनों एंड से फिक्स कर दिया, और ऐसी बार्स को हम बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बार्स। ऐसी बार्स को हम बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बार्स। ठीक है, इनडिटरमिनेट बार्स क्या होती है, जहां पे नंबर ऑफ रिएक्शंस जो होती है हमारी, वो क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। ठीक है, अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास 3 तरह की होती है। एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन 0, एक वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0, और एक मोमेंट का समेशन 0। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कहलाती है। मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस समेशन 0, वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0 और मोमेंट का समेशन 0। ठीक है, ये हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कहलाती है। अगर हमारी नंबर ऑफ रिएक्शन इससे ज़्यादा हो जाए
स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो वो हमारी बार्स कहलाती है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार्स, जो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कैसे होती है, देखते हैं अपन। सबसे पहला स्टेप बार्स में क्या है, नेट लोड। फर्स्ट स्टेप नेट लोड एक्टिंग ऑन द बार। नेट लोड कितना है इस पे, P लग रहा है टूवर्ड्स राइट, P लग रहा है टूवर्ड्स राइट, क्लियर। सेकेंड स्टेप देखो हमारा, नेट लोड एक्टिंग ऑन द बार, P लग रहा है टूवर्ड्स राइट। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, इस नेट लोड के अपोजिट हम क्या लगा देंगे, रिएक्शन फोर्स लगा देंगे। तो हम रिएक्शन अप्लाई कर देंगे एट फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड पे रिएक्शन अप्लाई कर देंगे। कितनी हो जाएगी रिएक्शन, अब देखो हमें पता नहीं है रिएक्शन कितनी होगी आर ए पे और आर सी पे। नेट लोड तो P लग रहा है, लेकिन ये बार देखो लंबी है, ये ज़्यादा लंबी नहीं है, दोनों में फ़र्क है। तो इस पे अलग आएगा लोड, इस पे अलग आएगा, इस पे रिएक्शन फोर्स अलग आएगा, इस पे अलग आएगा, आना ही है वो, तो दोनों बराबर थोड़ी ना है। तो नेट लोड P लग रहा है इधर, तो रिएक्शन क्या होगी, अपोजिट लगेगी, और दोनों रिएक्शन को एक ही डायरेक्शन में लगा देंगे हम, ठीक है। इसको हम RC मान लेंगे और इसको हम RA मान लेंगे। हमें पता थोड़ी ना RA और RC कितना कितना लगेगा, हमें तो इतना पता है कि नेट लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमने रिएक्शन के डायरेक्शन दोनों अपोजिट लगेंगे, वो हमें पता ही है, दोनों का अपोजिट मान लिया। बाद में जो आंसर निकलेगा प्लस माइनस, उस हिसाब से रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन एट फिक्स्ड एंड हमने लगा दी, एक तो RA लगा दी और दूसरी हमने क्या लगा दी, RC लगा दी। ये हमने रिएक्शन अप्लाई कर दी, किसके अपोजिट, नेट लोड के डायरेक्शन के अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगा देंगे हम, ठीक है। हमें पता नहीं है ये कितना है, वो आगे चल के पता चलेगा। अब हम एक इक्वेशन अप्लाई करेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन जीरो करेंगे हम। कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ये वाली, इसको हमने यूज किया यहाँ पे, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन जीरो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो RA प्लस RC इज इक्वल टू मैं P लिख सकता हूं ना भाई। RA और RC का ये डायरेक्शन है, P का ये डायरेक्शन है, और बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन जीरो कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो RA प्लस RC इज इक्वल टू P, ये लिख सकते हैं अपन इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे यूजफुल इक्वेशन कितनी है, एक है, और रिएक्शन कितनी है, दो है, मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन दो है और यूजफुल इक्वेशन एक है। यूजफुल मतलब जो काम आ रही है, काम कौन सी आ रही है, सिर्फ ये वाली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन जीरो, ये इक्वेशन काम आ रही है सिर्फ। तो नंबर ऑफ रिएक्शन ज्यादा है किससे, यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। यूजफुल इक्वेशन एक है, नंबर ऑफ रिएक्शन दो है, इसलिए इस बार को हमने बोला स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार्स। तो ऐसी बार्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन की और जरूरत है भाई। दो अननोन आ गए ना, दो अननोन आ गए, दो अननोन को कैसे सॉल्व करें, एक इक्वेशन और चाहिए भाई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते हैं अपन, तो उसमें दो वेरिएबल है, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। ऐसे यहाँ पे भी दो वेरिएबल हो गए, दो अननोन हो गए, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो एक इक्वेशन हमारी और क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन हमारी और क्या हो जाएगी, इसका जो टोटल डिफॉर्मेशन है डेल टोटल, वो क्या होगा, जीरो। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। टोटल डिफॉर्मेशन क्या होगा, जीरो। ओके स्टूडेंट, अब देखो टोटल डिफॉर्मेशन जीरो होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल वन प्लस डेल टू होगा ना, टोटल डिफॉर्मेशन वो जीरो होगा भाई। इसका डेल वन होगा, इसका डेल टू होगा, और दोनों का टोटल जीरो होगा। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, डेल वन इज इक्वल टू माइनस डेल टू भी लिख सकते हैं भाई। डेल टू को इधर ले गए तो डेल वन इज इक्वल टू माइनस डेल टू भी लिख सकते हैं। अब देखो डेल वन इज इक्वल टू माइनस डेल टू, मतलब इस बार में जितना एलोंगेशन होगा उतना इस वाली बार में कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब डेल वन प्लस है, तो मतलब इस बार में जितना एलोंगेशन होगा उतना ही टू वाली बार में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये सही है हमारा, आया समझ में। ये जो हमने लिखा ना कि डेल टोटल जीरो कैसे हुआ, ये मैंने समझा दिया यहाँ पे, डेल टोटल जीरो कैसे हुआ, जितना इस बार में एलोंगेशन उतना इस बार में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। डेल वन को क्या लिख सकते हैं अपन, P1 L1 बाय A1 E1, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस P2 L2 बाय A2 E2।
लिख सकते हैं ये। अब देखो एक्सियल रिजिडिटी तो दोनों की सेम है, ए ई दोनों का सेम है, कट गया दोनों तरफ, ठीक है। अब P1 की वैल्यू कितनी होगी मेथड ऑफ सेक्शन से, इधर देखो ये मेथड ऑफ सेक्शन से हम निकाल लेंगे। इसका सेक्शन बनाया, सेक्शन के लेफ्ट का एल्जेब्रिक सम लो या राइट का एल्जेब्रिक सम लो, तो P1 की वैल्यू कितनी हो गई, RA हो गई। भाई सेक्शन के लेफ्ट का एल्जेब्रिक सम कितना हुआ, RA, तो P1 की वैल्यू कितनी हो गई, RA, और P2 की वैल्यू कितनी होगी, इसका सेक्शन बना दो। सेक्शन के राइट का एल्जेब्रिक सम लो या लेफ्ट का लो, राइट का लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कंप्रेसिव है, इस बार पे ये कंप्रेसिव है तो माइनस RC हो गया, तो P2 कितना हो गया, माइनस RC हो गया। आया समझ में, P1 कितना हो गया RA, P2 कितना हो गया माइनस RC, ठीक है। कुल मिला के सेक्शन के लेफ्ट का एल्जेब्रिक सम ले लो या राइट का ले लो, वही एक ही बात है। ऐसे इसका सेक्शन बनाया, सेक्शन के राइट का एल्जेब्रिक सम ले लो या लेफ्ट का ले लो, ये मेथड ऑफ सेक्शन है पर्टिकुलर बार पे लोड की वैल्यू निकालने के लिए। तो अब देखो अब क्या करें अपन, अब अपन इसमें P1 की वैल्यू रखते हैं। P1 की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, RA, और लेंथ कितनी है, L/3, 1 वाली की लेंथ है L/3, इज इक्वल्स टू माइनस साइन है। P2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ रखेंगे माइनस RC, और लेंथ कितनी है 2L/3 है। क्लियर, 3 से 3 काट दूं नीचे और L से L काट दूं, तो बचा क्या, RA इज इक्वल्स टू मेरे पास आया माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू RC, 2RC, ये मेरे पास आया। RA इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 2RC आ गया। इतना क्लियर, ठीक है। तो मैं इस वाले को नीचे से हटा देता हूँ, यहीं कर देता हूँ सारा, ताकि बार आपके सामने रहेगी। ठीक है, अब देखो RA इज इक्वल्स टू कितना आया मेरे पास, 2RC आया। इस इक्वेशन को मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, 2RC प्लस RC इज इक्वल्स टू P, दिस इंप्लाइज दैट 3RC इज इक्वल्स टू P। RC की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, P/3 आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स, RC की वैल्यू P/3 आ गई, इसको वापस इसमें पुट किया तो मेरे पास RA की वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी, RC की वैल्यू P/3 रखी इसमें, तो RA प्लस P/3 इज इक्वल्स टू P। तो यहाँ से RA की वैल्यू कितनी हो गई, P माइनस P/3, कितना हो गया 3P माइनस P, 2P/3, ये आ गया मेरे पास RA। RC आ गया P/3, RA आ गया 2P/3। अब मुझे पता है P1 कितना है, P1 कितना है, RA के बराबर है, तो RA कितना है मेरे पास 2P/3, तो P1 कितना आ गया 2P/3। P2 कितना है माइनस RC है, ये निकाला, इधर देखो P2 कितना है माइनस RC है, तो RC की वैल्यू कितनी है P/3, और माइनस साइन माइनस P/3। तो मेरे पास P1 कितना आ गया 2P/3 और P2 कितना आ गया माइनस P/3। मैं यहां लिख लेता हूं, P1 मेरे पास कितना आ गया 2P/3 आ गया, और P2 मेरे पास कितना आ गया माइनस P/3 आ गया। यही तो एम है स्टूडेंट्स, एम क्या है हमारा बार्स में, एम हमारा क्या है, यही तो एम है हमारा, ठीक है। लोड फाइंड करने का एम हमारा यही है, बार्स में हमारा मेन एम क्या है, लोड फाइंड करना। P/3 और 2P/3 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास लेंथ कितनी है 2L/3 है, ठीक है। तो P1 आ गया 2P/3, P2 आ गया माइनस P/3। तो मैक्सिमम स्ट्रेस अगर मेरे से पूछता है तो किस पे आएगा, जिस पे लोड ज़्यादा है, क्योंकि दोनों का एरिया तो सेम है, तो लोड ज़्यादा किस पे है, 1 वाले पे, तो 1 वाले पे स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा, कितना आएगा 2P/3 है। क्लियर, ये मैक्सिमम हो गया। मिनिमम स्ट्रेस किस पे आएगा, सेकेंड वाले पे, माइनस P/3 है। अगर मेरे से रेशो पूछ लेता है सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाय सिग्मा मिनिमम का, तो वो कितना हो जाएगा 2P/3A डिवाइडेड बाय P/3A। A से A कट गया, P से P कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या मेरे पास 2। आया समझ में, बार्स दोनों एंड से फिक्स है, तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। सबसे पहले नेट लोड के अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स,
हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन 0 करके एक इक्वेशन बन गई और एक कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन अप्लाई कर दी, 2 इक्वेशंस आ गई। उन दोनों इक्वेशन से हमने क्या निकाल ली, दोनों रिएक्शंस निकाल ली, RA और RC, और उसकी मदद से हमने P1 और P2 निकाल लिए, दोनों बार्स पे लोड। दोनों बार्स पे लोड आ गए तो आप दोनों पे स्ट्रेस निकाल लिया, स्ट्रेस का रेशो निकाल लिया। क्लियर? ठीक है। अब एक पूछ लेता अपने से रिलेटिव मूवमेंट, वो भी बता देता हूं आपको। रिलेटिव मूवमेंट भी पूछ लेता एक, मतलब जो जंक्शन पॉइंट है ना, रिलेटिव मूवमेंट ऑफ जंक्शन पॉइंट बी, जंक्शन पॉइंट बी का रिलेटिव मूवमेंट भी पूछ लेता है कि ये बी पॉइंट किधर मूव करेगा, ये बी पॉइंट राइट में जाएगा या ये बी पॉइंट लेफ्ट में जाएगा, ये भी पूछ लेता है हमसे। इसको कैसे करेंगे अपन, ये काफी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। रिलेटिव मूवमेंट ऑफ जंक्शन पॉइंट बी, बी पॉइंट राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा। ठीक है, अब देखो सपोज बी पॉइंट गया राइट, मान लिया मैंने बी पॉइंट राइट जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, मान लिया मैंने बी पॉइंट राइट जा रहा है, तो इस बार में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उतना का उतना। इस बार में क्या हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है। तो मैं दोनों में से कोई भी वैल्यू निकाल लूं, del1 निकाल लूं या del2 निकाल लूं, दोनों से आंसर मिल जाएगा मुझे। तो आया समझ में भाई? बी पॉइंट सपोज राइट जा रहा है, मैंने मान लिया बी पॉइंट राइट जा रहा है, तो इस बार में एलोंगेशन हो रहा है, उतना का उतना इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो वैल्यू तो दोनों बराबर ही आनी है। del1 निकालो या del2 निकालो, दोनों वैल्यू बराबर ही आनी है, क्योंकि इसमें एलोंगेशन हो रहा है, उतना का उतना इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मैं कोई भी एक वैल्यू निकाल लेता हूं, मैं del1 निकाल लेता हूं, P1 L1 अपॉन A1 E1 कितना हो जाएगा, P1 कितना है 2p/3 और L1 कितना है, L1 कितना है L/3। ठीक है, L/3 अपॉन A, तो ये कितना आ गया 2pl/, ये कितना आ गया 2pl/9 ही आ गया, ये पॉजिटिव आया। ये आया समझ में? देखो del1 निकाला तो 2pl/9 ही आया पॉजिटिव, तो del2 कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, बट नेगेटिव आना चाहिए। देख लेते हैं, देख लेते हैं, P2L2/A2E2 इज इक्वल्स टू, P2 की वैल्यू कितनी है -p/3, L2 की वैल्यू कितनी है 2l/3 अपॉन A कितना हो गया, ये -2pl/9A। देखो del1 आया प्लस में, del2 आया माइनस में, फर्क इतना ही है, बाकी जो मैग्नीट्यूड है दोनों का सेम है। यही चीज समझाना चाह रहा हूं। रिलेटिव मूवमेंट पूछता है तो सपोज बी पॉइंट राइट मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, एलोंगेशन उतना का उतना, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो del1 निकालो या del2 निकालो, बात तो एक ही है। तो मैंने क्या करा, कोई भी एक निकाल लो, मैंने दो तो इसलिए निकाले आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अब देखो del1 प्लस में आया, मतलब इस वाली बार में क्या हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है, इस बार में एलोंगेशन हो रहा है। del1 प्लस में आया ना, और del2 माइनस में आया, मतलब इस बार में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, इधर हमारा आंसर आया ना, आंसर क्या आया हमारा, ठीक है, आंसर हमारा क्या आया, देखो बी पॉइंट किधर मूव कर रहा है, बी पॉइंट मूव्स टूवर्ड्स राइट। ठीक है, किस मैग्नीट्यूड से मूव कर रहा है, 2pl/9 के मैग्नीट्यूड से। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू प्लस आई, इसकी माइनस आई, del1 प्लस आया, del2 माइनस आया, तो बी पॉइंट किधर गया हमारा, राइट की तरफ गया। किस मैग्नीट्यूड से गया, 2pl/9 के मैग्नीट्यूड से। क्लियर, बी पॉइंट गया हमारा राइट की तरफ 2pl/9 के मैग्नीट्यूड से। क्लियर, रिलेटिव मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको, उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा रिलेटिव मूवमेंट। अभी तो एक ही बार थी, या दो ही है, या 3-4 बार आ जाए अपने पास। ठीक है, तो उसमें रिलेटिव मूवमेंट बी पॉइंट का क्या होगा, सी पॉइंट का क्या होगा, वो सब भी अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो आई होप ये आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कत आ रही है वो आप वहाँ लिख सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेहनत करिए बस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके, थैंक यू।